Greetings everyone. Student, in this video we will do next topic of chapter 3 of history, the ruling countryside. Our today's topic is crops for Europe. So let's start our topic, students. As we know, the Britishers were very cunning. They also thought about their प्रॉफिट्स. यानी हम ये तो पता था कि ब्रिटिशर्स हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते थे कि जहाँ से हो सके वो पैसा कमा सके. नाउ द ब्रिटिश हैज़ रियलाइज द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू, इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड. यानी अब उनको रियलाइज़ हो गया था ब्रिटिशर्स को कि सिर्फ जो कंट्री साइड है इंडिया की, यानी जो ग्रामीण इलाके हैं इंडिया के, वहाँ से उनको सिर्फ रेवेन्यू नहीं मिल सकता, अब वो उनसे वही खेती करवा सकते हैं जिनकी यूरोप में डिमांड थी, यानी जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था. ठीक है. बाय द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी वॉज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो. यानी 18th सेंचुरी के लास्ट तक आते आते कंपनी ने जो इसका ओपियम और इंडिगो का कल्टीवेशन एक्सपेंड कर दिया था. ये क्या था? ओपियम मतलब अफीम, और इंडिगो एक खेती थी जिसका यूज़ किया जाता था कलर बनाने के लिए, एक तरह का ब्लू कलर बनाने के लिए इंडिगो की प्लांटेशन की जाती थी. इन द सेंचुरी एंड हाफ दैट फॉलोड द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स कल्टिवेटर इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स. यानी अब जो ब्रिटिशर्स थे वो फोर्सफुली या फिर अपने आप जो राजी हो जाते थे किसान, अब बहुत ज़्यादा वेरियस इंडिया में काफ़ी हिस्से में उन्होंने अपनी मनमर्जी की खेती करवानी शुरू कर दी थी. जस्ट लाइक जूट इन बंगाल, टी इन आसाम, शुगर केन इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस नाउ इन उत्तर प्रदेश, वीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब, राइस इन मद्रास. यानी अब जो वो चाहते थे उस एरिया में वही खेती वो करवाते थे. जैसे जूट बंगाल में और आसाम में टी और शुगर केन ज़्यादातर कहाँ पे वो उगवाते थे? उत्तर प्रदेश में. इस तरह से वो अपनी मर्जी से वो अब खेती भी उनसे करवाने लगे थे. ठीक है. ये आपको दिखा रखे हैं कि भी इंडिगो के यूज़ दिखा रखे हैं आपको. दीज आर 2 पिक्चर्स गिवन है इसमें. ये पिक्चर्स किसने बना रखी है? ये कलमकारी प्रिंटेड है. ठीक है. और ये मॉरिस जो एक ब्रिटिशर्स थे, पोएट एंड आर्टिस्ट थे, उन्होंने ये पेंटिंग की है. ओके. एंड ये वाली कलमकारी जो की जाती थी आंध्र प्रदेश में की जाती थी, इंडिया में. ओके. एंड दीज वर शोन, ये दोनों ब्लू कलर दिखाया हुआ है इसमें कि कैसे दोनों में ब्लू कलर यूज़ किया गया है. ओके. एंड 2 प्रिंट्स बोथ यूज है रिच ब्लू कलर एंड कॉमनली कॉल्ड इंडिगो. इसको क्या बोला गया था? इस कलर को इंडिगो. डू यू नो हाउ दिस कलर वॉज प्रोड्यूस, कि कैसे इस कलर को प्रोड्यूस किया जाता था? द ब्लू दैट यू सी इन दिस प्रिंट्स वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम ए प्लांट कॉल्ड इंडिगो. यानी इस जो कलर को किससे लिया जाता था? इंडिगो प्लांट से. It is likely that the blue dyes used in the Morris print in 19th century and was manufactured from indigo plants cultivated in India. जो इंडिया में कल्टिवेटेड उगाया जाता था. ठीक है. एंड फ्रॉम इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लाई ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम. एक टाइम पे इंडिगो की सबसे बड़ा सप्लायर कौन था वर्ल्ड में? इंडिया था. यानी सबसे ज़्यादा खेती इंडिगो की कहाँ की जाती थी? इंडिया में की जाती थी. नाउ वी विल डू वाई द डिमांड ऑफ इंडियन इंडिगो. यानी इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों थी इंडियन इंडिगो की दूसरे देशों में. सो लेट्स स्टार्ट. द इंडिगो प्लांट्स ग्रो प्राइमली इन द ट्रॉपिक्स. पहले कहाँ पे उगाया जाता था? ट्रॉपिक एरियाज में. बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वॉज बींग यूज बाय क्लोथ मैन्युफैक्चर इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लोथ. इसके बाद धीरे धीरे जो 13th सेंचुरी में आते आते इटली में भी, फ्रांस में भी, ब्रिटेन में भी इंडिगो को यूज़ किया गया डाई करने के लिए. जो मैन्युफैक्चरर्स होते थे, कपड़ा बनाते थे, वो इंडियन इंडिगो की डिमांड ज़्यादा करते थे. ठीक है. एंड हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो रीच द यूरोप मार्केट. और लेकिन जितनी डिमांड थी उससे कम इंडिगो वहाँ पे जाता था और इसकी वजह से उसके प्राइस भी बहुत ज़्यादा थे. ओके. एंड यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चर देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड वोड टू मेक वॉयलेट एंड ब्लू डाइज. इसलिए उनको दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहना पड़ता था क्योंकि एक तो इसकी डिमांड ज़्यादा थी, डिमांड और सप्लाई कम थी और रेट भी ज़्यादा हो गए थे. और बीइंग ए प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन, वोड वॉज मोर इजीली अवेलेबल इन यूरोप. अब वो किस पे डिपेंड करने लगे थे मैन्युफैक्चर यूरोप में? वोड. ये भी एक ब्लू कलर ही बनाता था.
but it was grown in northern Italy, southern France and part of Germany. लेकिन उससे उतना अच्छा कलर नहीं हो पाता था, इतनी अच्छी डाइज जो होती थी वो इतनी अच्छे से नहीं हो पाती थी, इसलिए जो मैन्युफैक्चरर्स थे जो क्लोथ डाई करते थे वो किसको प्रेफर करते थे, इंडिगो को, यानी इंडिगो से जो कलर ब्राइटनेस थी वो ज़्यादा हो जाती थी, ब्लू कलर बहुत अच्छे से आता था। एंड इंडिगो प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर वेयर डाइज फ्रॉम वोड वॉज पेल एंड डल, और जो वोड ट्री से जो उनको कलर मिलता था ब्लू, वो कैसा होता था, वो थोड़ा सा उससे डल होता था। ठीक है। बाय द 17th सेंचुरी यूरोप क्लॉथ प्रोड्यूसर परस्यूडेड देयर गवर्नमेंट टू रिलैक्स एंड बैन इंडिगो इम्पोर्ट। उसके बाद 17th सेंचुरी में जो यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर थे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को बोला कि भी इंडिगो पे आप बैन लगा दीजिए ताकि वो यहाँ पे ना आ सके, इससे जो है उनकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक है। एज एंड बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर, लेकिन 18th सेंचुरी में दोबारा से इंडियन इंडिगो की डिमांड बढ़ गई। ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली क्रिएटिंग इनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लोथ डाई, while the demand for indigo increased the existing supply for the West Indies। इस तरह से ये जो डिमांड है इंडियन इंडिगो की दोबारा से बढ़ने लगी थी, और वो अब किसकी तरफ वो डिपेंड होने लगे थे, अब वो उन्होंने टर्न कर लिया था इंडिया पे कि भी कैसे इंडिया में इंडिगो की खेती को बढ़ाया जाए। ठीक है। सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस कि कैसे इंडिया में खेती को बढ़ाया गया। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। Faced with rising demand for indigo in Europe, the company in India looked for ways to expand the area under indigo cultivation। यानी जैसे जैसे यूरोप में इंडिगो की डिमांड बढ़ने लगी, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये देखने लगी कि वो इंडिगो कल्टीवेशन को कैसे बढ़ा सकते थे इंडिया में। And from the last decades of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded। और जो लास्ट सेंचुरी थी 18th सेंचुरी की, इसमें क्या हुआ था, बंगाल में बहुत ज़्यादा जो इंडिगो प्लांटर्स की बढ़ गए थे, इंडिगो प्लांटर्स। एंड इन 1788 ओनली 30% इंडिगो इम्पोर्टेंट इनटू ब्रिटेन वॉज इंडिया, यानी ब्रिटेन में जो इंडिगो आती थी वो 30% कहाँ की होती थी, इंडिया की होती थी। बट 1810 तक आते आते जो प्रोडक्शन था वो कितना हो गया था, 95% हो गया था, यानी 95% जो इंडिगो है वो कहाँ से जाने लगा, इंडिया से जाने लगा। ठीक है। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, कमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। जैसे जैसे इंडिगो की डिमांड बढ़ने लगी, बिजनेस बढ़ने लगा, जो कंपनी ऑफिशियल्स थे वो ज़्यादा इंडिगो प्रोडक्शन पे ध्यान देने लगे, उसमें इन्वेस्ट करने लगे। ओवर द ईयर कंपनी ऑफिशियल्स लेफ्ट देयर जॉब, और जो कंपनी ऑफिशियल्स थे वो अपनी जॉब छोड़ के अब किस में क्या करने लगे थे, बिजनेस करने लगे थे इंडिगो का। एंड अट्रैक्ट बाय द प्रॉस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि ज़्यादा डिमांड थी, और इंडिया आके वो क्या बन गए थे, इंडिगो प्लांटर्स बन गए थे, और ज़्यादा से ज़्यादा वो इंडिगो की खेती यहाँ पे आके करना चाहते थे ताकि वो इसके बाद अपने देश में ज़्यादा पैसा कमा सके। दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो कुड गेट लोन फ्रॉम कंपनी, और जिसके पास इंडिगो की खेती करने के लिए पैसे भी नहीं होते थे तो वो क्या करते थे, कंपनी से लोन ले लेते थे, एंड या फिर बैंक से ले लेते थे, एंड दे आर कमिंग अप एट दैट टाइम। ठीक है। इस तरह से वो लोन लेके भी यहाँ पे आके खेती करवाते थे। हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड, यानी कैसे इंडिगो की कल्टीवेशन कैसे होती थी, दो तरह से होती थी, निज एंड रॉयल्टी। निज मतलब विद इन द सिस्टम ऑफ निज कल्टीवेशन द प्लांटर्स प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल, यानी निज का मतलब अपनी खेती, अपनी लैंड के ऊपर वो कल्टीवेशन करते थे, और रॉयल्टी मतलब ही आइदर ब्रॉड द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार एंड प्रोड्यूस्ड इंडिगो डायरेक्टली बाय एम्प्लॉयड हायर्ड लेबर, यानी या फिर वो रेंट पे लेके लैंड को और ज़मींदार से, और उसके बाद वो इंडिगो खेती करवाते थे इंडिगो की लेबर से, यानी हायर्ड लेबर से, लेबर को हायर करके। एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम्स इन द निज कल्टीवेशन, निज कल्टीवेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए। द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन, यानी ज़मीन तो कम ही होती थी लेकिन इंडिगो के लिए काफ़ी ज़्यादा एरिया उनको चाहिए होता था, और फर्टाइल लैंड की रिक्वायर होती थी। ठीक है। एंड दीज वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड। प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरिया इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टिवेटेड इंडिगो इन प्लांटेशन, यानी प्लांटर्स को ज़्यादा एरिया की ज़रूरत होती थी। एंड वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम, अब इनको ये ज़मीन कहाँ से मिलेगी,
दे अटेम्प्टेड टू लीज द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री। अब वो ऐसे एरिया में लीज पे ज़मीन लेते थे जहाँ इंडिगो फैक्ट्री होती थी, एंड इवेक्ट द पीजेंट्स फ्रॉम द एरिया, और किसानों को जो दूसरी खेती करते थे वहाँ से उनको भगा दिया जाता था। बट दिस ऑलवेज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन, और इसकी वजह से हमेशा क्या होता था, लड़ाई झगड़े ही होती थी, टेंशन ही होती थी। नाउ वॉज लेबर इजी टू मोबिलाइज, और यानी लेबर्स को भी ले जाना बहुत मुश्किल हो पाता था क्योंकि इसके लिए काफ़ी लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती थी। एंड लेबर्स वॉज नीडिड precisely at time when peasants were usually busy with their rice cultivation। और कई बार लेबर क्या होते थे, अपनी राइस कल्टीवेशन में भी बिजी होते थे, तो उनको लेबर भी इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते थे। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम ये होती थी, एक तो लैंड कम होती थी उनके पास, एक लेबर की प्रॉब्लम होती थी। सो niche cultivation on a large scale also required many plow and bullock, और उनको कल्टीवेशन के काफ़ी उनको हल और जो बैल है उनकी ज़रूरत होती थी। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लो, यानी इतनी ज़मीन को उनको 1 बीघा को उनको कल्टीवेशन के लिए उनको कम से कम 2 जो हैं हल या और जो बैल की रिक्वायरमेंट होती थी। दिस मीन दैट उनकी जो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती थी जैसे उनकी ज़मीन बढ़ती थी। नॉर कुड सप्लाईज भी ईजी गॉट फ्रॉम द पीजेंट सिंस देयर प्लो एंड वर्क वर बिजी और देयर राइस फील्ड, लेकिन जो पीजेंट्स थे वो इनको सप्लाई नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको अपनी राइस की भी खेती करनी होती थी, अपने जो यानी उनको अपने जो जिसको ये जीरी भी बोलते हैं ना हिंदी में, यानी राइस भी उनको उगाना होता था। ठीक है, तो इस टाइम पे वो उनको नहीं दे सकते थे अपने जो ये हल और जो बैल है। ठीक है, जिस टाइम पे इंडिगो प्लांटर्स की ज़रूरत होती थी। टिल द लेट 19th सेंचुरी प्लांटर्स वर देयरफॉर रिलैक्सिंग टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निच कल्टीवेशन। इस तरह से 19th सेंचुरी तक आते आते प्लांटर्स को छोड़ना पड़ा था ये निच कल्टीवेशन। Less than 25% land produced indigo was under this system. The rest was under the alternative mode of कल्टीवेशन ऑफ रॉयल्टी सिस्टम, यानी 20% तक नीच कल्टीवेशन के अंडर था प्रोडक्शन इंडिगो का, और बाकी किसके अंडर था, रॉयल्टी सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इंडिगो ऑन लैंड ऑफ रॉयट्स, यानी रॉयट्स में कैसे क्या होता था। अंडर द रॉयल्टी सिस्टम द प्लांटर फोर्स टू रॉयट्स टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, यानी इसके अंदर जो प्लांटर्स हैं उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता था। एट टाइम्स दे परसुराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द रॉयट्स, यानी किसानों के बिहाफ पे जो विलेज का हेडमैन होता था उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता था। दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांस फ्रॉम द प्लांटर्स एंड रोल रेट ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो, और जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे उनको एडवांस में पैसे दे दिए जाते थे लो इंटरेस्ट पे। ठीक है, बट द लोन कमिटेड द रॉयट टू कल्टीवेशन इंडिगो एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। लेकिन लोन किसको दिया जाता था, सिर्फ उसी पीजेंट्स को दिया जाता था जो अपनी 25% एरिया में क्या करवाएगा, इंडिगो कल्टीवेशन वो करवाएगा। ठीक है, एंड द प्लांटर्स प्रोवाइड द सीड एंड द ड्रिल वाइल कल्टीवेशन प्रिपेयर द सॉइल, और जो प्लांटर्स होते थे वो बीज देते थे और ड्रिलिंग करवाते थे, और जो कल्टीवेटर्स हैं वो खेती मतलब सॉइल को तैयार करते थे, उनको बोना, ये सारे लुक आफ्टर करना, ये सारे काम कल्टीवेटर्स के होते थे। इस तरह से वो खेती करवाते थे इंडिगो की। ठीक है, When the crops were delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to the ryoid। इसके बाद जब खेती की डिलीवरी दे दी जाती थी किसको, जो प्लांटर्स होते थे, उसके बाद नया लोन दे दिया जाता था रॉयट्स को कि भी अब दोबारा से आप इंडिगो खेती करो। इस तरह से जो साइकिल था, लोन साइकिल, वो चलता ही रहता था। पीजेंट्स हु वर इनिशियली टेम्प्टेड बाय द लोन सून रियलाइज हाउ हार्श द सिस्टम वॉज, लेकिन पीजेंट्स को धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि जो सिस्टम है ये बहुत ही हार्श था। एंड द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस वॉज वेरी लो एंड द साइकिल ऑफ लोन वॉज नेवर एंडेड, यानी जो प्राइस उनको इंडिगो के लिए दिया जा रहा था वो बहुत कम था, और जो लोन साइकिल यानी एक तरह से वो एक कर्जदार होते जा रहे थे, और ये साइकिल ऑफ लोन कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा था। ठीक है, इस तरह से वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, कर्जदार होते जा रहे थे। देयर वर अदर प्रॉब्लम्स टू, और दूसरी भी प्रॉब्लम्स थी प्लांटर्स इंडिगो जो कल्टीवेटर्स थे उनको। द प्लांटर्स यूजुअली इंस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टीवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल इन विच प्रेजेंट प्रेफर टू कल्टीवेशन राइट, कि भी आपको सिर्फ उसी यानी फर्टाइल सॉइल में इंडिगो को उगाना है जिसमें कि जो कल्टीवेटर थे वो क्या उगाना चाहते थे, राइस
को कल्टीवेट करना चाहते थे। इंडिगो मोरओवर हैड टू डीप रूट्स, और ज़्यादा इंडिगो की खेती करने के बाद से क्या हो जाता थे, जो उनकी ज़मीन है वो ख़राब हो जाती थी, ठीक है। एंड आफ्टर इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सो द राइस, और एक बार जब वो इंडिगो की खेती कर लेते थे उसके बाद वहाँ पे वो राइस नहीं उगा सकते थे। सो ये सारी प्रॉब्लम्स थी इंडिगो कल्टीवेशन में जो पीजेंट्स को फेस करनी पड़ती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स यहाँ पे भी सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखते थे, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे कि कैसे ब्लू रेबिलियन हुआ स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।